दोस्तों, अगर आपको कोई कहे कि इंसान इंसान का मांस, फेफड़ा और कलेजा निकाल के पका के खाता हो, तो क्या आप इसको यकीन करेंगे? लेकिन आज की समाज में ऐसा हुआ है। आखिर कौन हो सकता है? क्या उसकी मजबूरी होगी या कोई वाकई घिनौना इंसान हो सकता है? चलिए इसकी थ्योरी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूर्या। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में। दोस्तों, आज की जो घटना है, मध्य प्रदेश के बांदा जिला में एक बंडला नाम का गांव है जो कि फॉरेस्ट एरिया में आता है। वहां पे अक्सर लोगों का गायब होना एक आम बात हो गया था, क्योंकि लोगों ने भी पुलिस कंप्लेन नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कोई जंगली जानवर हो सकता है, इंसान को उठा के ले लिया होगा और खा लिया होगा। इसलिए पता नहीं चलता था आदमी जो गायब होते थे, लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरी घटना सामने आ गया। दोस्तों, उस गांव की आबादी बहुत कम थी और उस गांव में एक पत्रकार रहता था जिसका नाम था राजकुमार वशिष्ठ। एक छोटा सा परिवार था, बीबी और छोटी सी बच्चे के साथ वो रहा करता था। सुबह का टाइम है, ड्यूटी जाने का समय हो चुका था। वो नाश्ते पे बैठा था, उसकी मोबाइल की घंटी बजती है। एक लेडीज फोन करके बोलता है कि साहब जल्दी आ जाइए, आपको एक अच्छा सा न्यूज़ देना है, जो न्यूज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। उस नाश्ते को आधा अधूरा छोड़ दिए और जाने की तैयारी हो रहे थे। बीवी ने पूछा, आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? कम से कम नाश्ता तो करके जाइए। तो राजकुमार जी बोलते हैं कि अरे भाग्यवान, नाश्ता तो आए दिन करते ही है, लेकिन आज की अगर खबर मेरे हाथ से निकल गया तो शायद मेरी ज़िंदगी का कुछ एक पल निकल जाएगा, क्योंकि ये जो खबर है मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी कीमती है। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। सुबह का समय था, वो निकल जाते हैं। देखते देखते दोपहर होता है। दोपहर को बीवी फोन करते हैं तो मोबाइल बंद आ रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। फिर देखते ही देखते शाम हो गया। बीवी ने बोला हाँ, थोड़ा आने में कभी कभी ना, हाँ, बीवी ने सोचे कि आने में तो कभी ना कभी देरी हो ही जाता है, तो हो सकता है कुछ काम रहा होगा। तो ऐसा सोच के थोड़ा रुक जाते हैं। देखते देखते रात हो जाता है। बीवी थोड़ा सा परेशान हो गए। ऐसा तो कभी हुआ नहीं था कि मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है और उनकी तरफ से भी कोई कॉल नहीं आ रहा है। अगर कुछ ज़रूरत थी तो उनकी तरफ से तो कॉल आना चाहिए ना, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई कॉल नहीं आ रहा है। देखते देखते सुबह हो गया। बीवी परेशान, क्योंकि पति घर नहीं आए। उन्होंने क्या किया, पास में एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे चले गए। पुलिस वालों को कंप्लेंट दी। उनको बोला कि साहब ऐसा ऐसा है, मेरे पति ने पत्रकार के रूप में काम करते थे, लेकिन कल सुबह से ही गायब है और उनका कोई पता नहीं, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो पुलिस वालों ने पूछा कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि कोई देवकी समाचार है, वहाँ पे वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने बोला ओनर का नाम, तो उन्होंने बोला कंपनी का नाम तो बता दिया, लेकिन उसकी मालिक का नाम कुछ पता है? तो बीवी ने बोले नहीं, उसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो पुलिस वाले बोले ठीक है, आप जाओ, हम लोग पता करते हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बुला लेंगे। उनकी बीवी ने चले गए। फिर पुलिस वाले गए कंपनी के ऑनर के पास, जहाँ पे वो वशिष्ठ जी पत्रकारिता कर रहे थे, वहाँ पे गए। वहाँ पे जाके पूछे कि आपके वहाँ से एक आदमी, इनका नाम था राजकुमार वशिष्ठ, वो गायब है, क्या आपको कुछ पता है? तो कंपनी का ऑनर जो बोलता है कि अरे साहब, वो काहे का पत्रकार है, मेरी कंपनी में तो कोई वो काम नहीं कर रहा था। पुलिस वाले परेशान, ऐसा कैसा हो सकता है? सारे लोग तो बोल रहे हैं कि पत्रकार का काम कर रहा था। बोला ठीक है, पत्रकारिता कर रहा था, लेकिन मेरे कंपनी में नहीं कर रहा था। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि उन्होंने कई बार कॉल किया होगा और वो अटपट सा खबर देता था, जिसे लेकर मुझे भी लगता था कि अगर उसका खबर मैं छापूं तो शायद मेरा कंपनी भी बंद हो जाएगा। वो था तो पत्रकार, लेकिन मेरे कंपनी में काम नहीं कर रहा था। वो बाहर ही ऐसा ऐसा कुछ खबर लाता था, लोगों को लगता था कि वो पत्रकारिता कर रहा था। तो कंपनी वाले, तो पुलिस वालों ने भी पूछा कि आपने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की? तो उन्होंने बोला जब मेरे पास यहाँ काम ही नहीं कर रहा है तो मैं उसके बारे में इतना क्यों छानबीन करूँ? ये भी सही बात है। तो पुलिस वालों ने बोले क्या उसके बारे में और कुछ जानकारी है? तो उन्होंने बोला साहब उतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जानकारी है
उस गांव का सरपंच है, उसके सरपंच के वहाँ उसका आना जाना लगा रहता था, ज़्यादातर वहाँ पे आना जाना लगा रहता था और उसी गांव से या उसके आसपास का ही खबर मुझे देता था। तो पुलिस वाले क्या किए, सरपंच के पास गए। सरपंच से भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ पूछताछ की, लेकिन वहाँ से भी कुछ खबर नहीं मिला। लेकिन सरपंच ने एक बात बताया कि मेरे पास तो आता था, लेकिन यहाँ पे एक जग्गा नाम का ढाबा वाला है, जिसको बोलते हैं जग्गा ढाबा वाला, वहाँ पे वो बैठा करता था। आप जाके, हो सकता है वहाँ पे कुछ हुआ होगा, आप जाके वहाँ पे कुछ इंक्वायरी करिए। वहाँ पे भी गए। वहाँ पे जाने के बाद उस जगह ढाबा वाले को पूछताछ की, तो उन्होंने भी बोला कि अरे साहब वो आता था ज़रूर, लेकिन मेरे साथ से तो कोई दुश्मनी नहीं थी जो कि मैं उसको गायब कर दूँ। फिर पुलिस वाले रिटर्न होके आ गए स्टेशन पे। अचानक क्या होता है, जिस जंगल पे होकर राजपूत जी, राजकुमार वशिष्ठ जी जा रहे थे, जहाँ पे जिस दिन गायब हुए थे वो जंगल में होके जा रहे थे, तो अचानक उस गांव वाले में से कुछ आदमी उनके स्कूटर को देखा और वहाँ का जो कुछ कैमरा उनके और उसके साथ जो कुछ सामान था जैसे कि मोबाइल कैमरा वो भी पड़ा हुआ था, वो भी देखे। तो उन्होंने पुलिस को इतला दी। पुलिस वालों ने आए, वो सारे सामान लिए और अपने पास रखे थे। तो जो मोबाइल था, उस मोबाइल से उनका कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू किया। तो उनमें से ज़्यादातर वो जो पत्रकार कर रहे थे, जो जिस कंपनी में पत्रकारिता कर रहे थे, जो मालिक था उसके साथ कांटेक्ट हुआ करता था, और इस गांव का जो सरपंच है उसके साथ बातचीत होती थी ज़्यादातर। तो उनका शक थोड़ा सरपंच के ऊपर गया। फिर उनकी बीवी को भी पूछताछ की गई कि क्या आपकी पति का किसके साथ दुश्मनी थी, ऐसा पारिवारिक दुश्मनी जो कि प्रॉपर्टी को लेकर हो या शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर हो। तो उन्होंने बोला कि अरे साहब ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मैरिज जो है परिवार की रजामंदी से हुई थी और प्रॉपर्टी नाम का तो ऐसा कुछ था नहीं, और जो भी कुछ कर्जा था उन्होंने चुकता कर दिए थे, दुश्मनी तो ऐसे किसी के साथ था नहीं। तो उन्होंने बोले किसी के साथ ज़्यादातर बातचीत करते हुए आपने सुना है, तो उसने कहा कि मैंने ज़्यादातर सरपंच के साथ बातचीत करते हुए सुना था। तो उन्होंने सरपंच को पुलिस स्टेशन बुलाया। जब पुलिस स्टेशन बुलाए तो उन्होंने बोला हाँ साहब मेरे साथ ज़्यादातर बातचीत हुआ करता था। तो पुलिस वाले ने आखिर क्यों? तो उन्होंने बोला कि अरे साहब क्योंकि मैं सरपंच हूँ और गांव का थोड़ा बहुत कुछ समस्या होता था तो उसको मैं पत्रकार के रूप में, वैसे ही गांव का पत्रकार था इसलिए उसको खबर देता था। तो पुलिस वाले ने पूछा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप इतने बातें कर चुके हैं, हमने कॉल डिटेल खंगाला है, थोड़ा दबाव डाला। तो उसने बोला हाँ जो एक बात थी जो कि मेरी पर्सनल मामला था। तो पुलिस वाले ने पूछा कि पर्सनल मामला है क्या? तो उन्होंने बोला साहब ऐसा ऐसा है कि उसको मैंने अपनी बीवी के पीछे जासूसी करने के लिए लगाया था। क्यों? तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, मुझे शक हो गया था मेरी बीवी के ऊपर, इसलिए मैंने उसको जासूसी करने के लिए लगाया था। तो पुलिस वाले बोले अगर ऐसी बात है तो तेरे बीवी को भी बुलाना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है बुलाओ। तो फिर उनकी बीवी को भी बुलाए। बीवी से पूछताछ हुई तो बोला साहब हाँ मुझे भी मालूम पड़ गया था कि पत्रकार मेरे पीछे लगा हुआ है जासूसी करने के लिए। तो पुलिस वाले बोले ठीक है अगर जासूसी करने तुमको मालूम पड़ गया होगा तो इसलिए तुम मार दिया है। तो बोला नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरी सारी सच्चाई मेरे पति को मालूम पड़े ताकि मैं भी शक की दायरे से बाहर निकल सकूं। सबकी तरफ से क्लीन चिट मिल रहा था तो पुलिस वाले परेशान। फिर जान चलता गया चलता गया चलता गया। अचानक एक दिन कॉल आता है कि जग्गा ढाबा वाला के पास में जो कूड़ेदान था वहाँ पे किसी इंसान का हाथ का टुकड़ा और एक उंगली का टुकड़ा मिला है। किसको मिला? एक कूड़ेदान उठाने वाले एक इंसान जो कि खाना ढूंढने के लिए जाता था उसको उस वहाँ पे देखने को मिला। पुलिस वाले दौड़ते चले गए। देखते ही देखते पूरी एरिया में आग की तरह खबर फैल गई कि इंसान का हाथ और उंगली का टुकड़ा वहाँ पे मिलना, इसका मतलब है वो जगह ढाबा वाला पका के देता था। और जो गायब हो शक वहीं पे ही गया। जो गायब होता था, जो ज़्यादातर इंसान गायब हुए थे शायद उसने मार के आदमियों को परोसता था। इसलिए लोग टूट पड़े वो ढाबा को तोड़ने के लिए, लेकिन पुलिस वाले बीच में आके बच बचाव किए और समझाया कि कानून को हाथ में मत लो, और वो ढाबा को सील कर दिए। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों को बुला के ये उंगली और जो हाथ का टुकड़ा था वो
भेज दिए चेक टेस्टिंग करने के लिए। और इधर जग्गा ढाबे वाले को उठा के ले लिए। जग्गा ढाबे वाले को बहुत टर्चर किया गया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उसने बोला कि मुझे शायद सरपंच ने ही फंसाया है, आप कितना भी मारो, क्योंकि हमारा जो दुश्मनी है उनकी राजनीति की वजह से हुआ है, जिसके कारण हो सकता है कि उसने फेंका होगा और मेरे को फंसाने के लिए। तो उससे तो कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन पुलिस वाले क्या किए, जो उंगली का टुकड़ा मिला था और हाथ का टुकड़ा जो मिला था उसका डीएनए सैंपल करने के लिए चाहा। तो किसका करेंगे? जो राजकुमार वशिष्ठ गायब हुए थे उसकी बच्ची का ब्लड सैंपल लिया गया और इसे हाथ का टुकड़े का सैंपल लेके डीएनए टेस्ट किया गया, लेकिन मैच नहीं हुआ। रहेगा तब ना। तो मालूम क्या पड़ा उसमें कि जो हाथ का टुकड़ा है किसी 25 से 30 साल औरत का हाथ का टुकड़ा है। पुलिस वाला और परेशान। इसका मतलब है इसमें साफ साफ पता चल गया कि किसी औरत का भी इसमें कत्ल किया गया है। तो फिर पता कैसे चलेगा? धीरे धीरे जान चलता गया। तो पुलिस वालों के दिमाग में एक बात सूझी कि उसी एरिया में पिछले 2-3 साल से जितने सारे गायब हुए थे उनका सब डिटेल्स खंगालने लगे। पुलिस स्टेशन में जो फाइल था उसी फाइल में से खंगालने लगे। तो एक फाइल ऐसा मिला जो कि बंडला गांव का था। 3 आदमी का लापता होना उसी फाइल में लिखा गया था। तो पुलिस वालों ने बोले तो सबसे पहले उस बंडला गांव में जो 3 आदमी लापता हुए थे उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की और अलग अलग टीम को लेकर अलग अलग लोगों से पूछताछ किया गया। तो उस पूछताछ में मालूम पड़ा कि पहले एक आदमी गायब हुआ था जिसका कनेक्शन उसी गांव के सरपंच के साथ था, और जिस दिन उस सरपंच के साथ उसकी कहासुनी हुई थी उसके अगले दिन वो आदमी का लापता होना पाया गया। पहला कौन था? ब्रह्मा प्रसाद, जो कि जग्गा ढाबा वाले का भाई, जिसने सरपंच के खिलाफ एक उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ था। प्रचार के दौरान, इलेक्शन के प्रचार के दौरान उन दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके चलते अगले दिन ब्रह्मा प्रसाद का गायब होना पाया गया। इसका मतलब है अगले दिन ही उसने लापता पाया गया, जो इस एरिया में दिखा ही नहीं। दूसरा कौन था? उसके घर का एक नौकर जो कि बंगाल का था, उसके साथ भी उस सरपंच का कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते अगले दिन वो बंदा भी गायब। तीसरा कौन था? चंदन, जो कि ढाबा वाला, उसका दोस्त, मंडी में सरपंच के साथ कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके चलते अगले दिन वो बंदा भी गायब। इसका मतलब है जिसने भी सरपंच के साथ कहासुनी की उसका लापता होना अगले दिन तय था। पुलिस वाले का जो शक था वो सीधा गया सरपंच के ऊपर। कोर्ट का परमिशन और लेडीज पुलिस के साथ पूरी टीम सरपंच के घर में घुस गए। बिल्कुल छानबीन की, तलाशी ली गई, लेकिन सरपंच के घर में कुछ मिला नहीं। लेकिन पुलिस वाले जैसे जैसे तहकीकात करते जा रहे थे उस घर में, सामने देखा कि दूसरा घर है। तो उनको पूछा ये किसका घर है? तो उन्होंने बोला कि मेरा ही घर है, लेकिन मेरा छोटा भाई वहाँ पे रहा करता है। तो बोले कि ठीक है, हम उसी घर को भी तलाशी करेंगे। लेकिन पुलिस वाले ने पूछा आखिर तुम्हारा छोटा भाई वहाँ पे क्यों रह रहा है, क्योंकि वो तो शादी नहीं की। तो उन्होंने बोला अरे साहब वो मांसाहारी है, हम लोग ठहरे शाकाहारी। वो मांस खाता है, इसलिए उसको एक अलग रूम बना दिया गया है मैंने, और वो वहाँ पे ही खाना पकाता है, खाता है। और जो पास में जो पौधा है वो पौधे पे वो पानी देता है, जो फूल का पौधा है वहाँ पे पानी वगैरह देता है। तो पुलिस वाले उसी के घर पे गए, चेक की। उसी घर में जाने के बाद उसी घर में कुछ ऐसे तस्वीर देखे जो तस्वीर राजकुमार वशिष्ठ जी से जो कैमरा मिला था उसकी तस्वीर से कुछ मेल खाता है। उसमें उनकी कैमरे का कुछ तस्वीर और जो फूलों की बगीचा था उसका कुछ तस्वीर मैच खाता था। तो पुलिस वाला का ध्यान वहाँ पे अटक गया। बिल्कुल जो शक का सुई है बिल्कुल वहीं पे अटक गया। तो उन्होंने पुलिस और कांस्टेबल के बीच में बातें की। बोले देखिए
हमने जो दिन चेक किया था कैमरे को, वहाँ पे कुछ तस्वीर थी, उसी तस्वीर का कुछ किस्सा इसी घर से और ये बगीचे से मेल खाता है। तब क्या था, दोनों भाई को पकड़े, थाने पे ले लिए, दोनों की कुटाई की गई, जैसे पुलिस वाले टर्चर करते हैं वैसे किया गया। बड़े भाई को पूछा गया, बड़े भाई ने मुंह नहीं खोला, लेकिन छोटे भाई ने मुंह खोला और उसने कहा कि जो भी किया हूँ मैंने किया हूँ। पुलिस वाले बोला था आखिर तू किया क्या है वो बता। तो उसने एक लफ्ज़ से बोला कि मैं इंसान को मार के खा गया हूँ। पुलिस वाले परेशान, इंसान को मार के खा गया है? बोला खाया नहीं, उसका फेफड़ा, उसका कलेजा निकाल के पका के खाया हूँ। पुलिस वाले और परेशान, साला इंसान होके इंसान के कलेजा फेफड़ा निकाल के तू पका के खाया है। तो उसने कुछ समय उसको घूरने लगे कि वाकई ये कि इंसान है कि कोई शैतान है, आखिर ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन उसको और थोड़ा सा दबाव डाल के पूछना शुरू किया। तो उसने बोला कि मैंने एक एक करके तकरीबन 12 आदमी को ऐसा कत्ल किया हूँ और मैंने मार के खाया हूँ। पुलिस वाले बोले कुछ क्यों? बोले एक आदमी ऐसा था जो कि इस गांव का था, मेरे भाई के साथ कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके चलते हम दोनों भाई ने मारा था उसको। मेरे बड़े भाई जो है उस एक आदमी की कत्ल में शामिल है, और बाकी जो भी कत्ल हुआ है मैंने अकेला किया हूँ, मारा हूँ और खाया हूँ। बोला बता किस किस को कत्ल किया है, एक एक का बता। तो उसने बोला कि सबसे पहले मैं ब्रह्मा प्रसाद को मारा, क्योंकि उसने मेरे भाई के खिलाफ खड़ा था और मेरे भाई के साथ कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके चलते मेरे को लगता था कि हम ही इस गांव का राजा है। जिसे जंगल का शेर कोई एक ही रहता है, ठीक उसी तरह इस जंगल का शेर हम ही है, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हम ही यहाँ का राजा है। तो मैंने क्या किया, अगले सुबह उसको मारा, उसका फेफड़ा निकाला, उसको पकाया और खाया। फिर दूसरा कौन था? दूसरा था उसके घर का नौकर बंगाली। बोला उसको भी मैंने मार दिया, क्योंकि मुझे लगा साला एक छोटा सा नौकर होके मेरे भाई के ऊपर जुबान चलाता है, तो मुझे लगा कि हम जैसे राजाओं के साथ इस तरह सा व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। तो इसलिए मैंने उसको भी मारा, उसको भी खाया, और मुझे मज़ा आने लगा। जैसे जैसे ऐसा करता गया मुझे मज़ा आने लगा, और मुझे लगता था कि मैं जंगल का शेर हूँ। फिर तीसरा कौन था? तीसरा था चंदन का दोस्त, जिसने मेरे भाई के साथ मंडी में बदतमीजी की थी। उसको भी मैंने मारा, उसका भी भेजा निकाला, फ्राई किया, खाया। क्या तेरे घर में जो एक नौकरानी थी जिसका नाम था बिंदिया, उसको भी मारा? उसने बोला हाँ साहब मैंने भी उसको मारा। क्या तूने पत्रकार को मारा? हाँ उसको भी मारा। क्यों? क्योंकि बिंदिया जो है घर की नौकरानी थी, और मेरे भाई ने उसको मेरे भाभी के जासूसी के लिए लगाया था। धीरे धीरे उसको मेरी करतूतों के बारे में पता चल गया, तो उसने क्या किया, पत्रकार को बुला के मेरे गार्डन का कुछ तस्वीर खींचने लगा, मेरे घर का कुछ तस्वीर खींच के लेके गया था। मुझे पता चल गया, उसको मैंने दबोच लिया। उसको बोला तू अभी का अभी उसको बुला और उसको बोल कि एक बरगद के पेड़ के पास मैं खड़ा हूँ और आप आ जाओ, एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाला हूँ जिसमें आपका ज़िंदगी बदल जाएगी। तब क्या था, उसने फ़ोन करके बुला लिया। फिर मैंने वो बिंदिया को मारा। फिर कुछ ही पल के बाद मैंने जाके वो पत्रकार को भी मारा, और दोनों को एक साथ में एक ही कढ़ाई में डाल के उनकी भेजा और उनके फेफड़े को निकाल के पका के खाया। पुलिस वाले परेशान, बोले तू आखिर इंसान तो है ही नहीं, जानवर कहने की तो तू लायक नहीं, तू शैतान से भी बदतर है। क्योंकि हमने बचपन में सुनते थे ना कि शैतान ऐसी हरकतें करता है। फिर दोनों को पुलिस कस्टडी में लेके कोर्ट चालान किया गया, और पता चला उसके बड़े भाई ने एक ही केस में शामिल था, लेकिन बाकी जो भी केस था तकरीबन दर्जन भर केस में उसकी छोटा भाई ही पाया गया।
जिसके चलते उसको तो उम्र कैद की सज़ा तो हुआ है, लेकिन उसको मेडिकल जांच के चक्कर में उसकी दिमाग हालत कैसा है, उसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिला किया गया। लेकिन ये खबर जब राजपूत वशिष्ठ की पत्नी को लगी कि तुम्हारे पति को कोई इंसान मार के खा गया है, तो उसको यकीन नहीं हुआ। कैसे हो सकता है? आखिर एक इंसान को कैसे खा सकता है? अभी तक उसको भरोसा नहीं है। वो यही उम्मीद पे बैठा है कि शायद मेरा पति आ जाएगा, क्योंकि भरोसा ही नहीं हो रहा है उसको कि एक इंसान ने एक इंसान को मार कर खाया है। दोस्तों, ये था घटना के बारे में। जितनी जानकारी थी मैं आपको देने की कोशिश की। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।